तो आज हम अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन पर बात करने वाले हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सोचने लगे, मैं साफ कर दूं, हम उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल आज ना तो कोई आसान हैक्स मिलेंगे, न ही वो सुबह 5 बजे उठो वाली सलाह। नहीं। हमारे पास जो स्रोत है वो अनुशासन को एक आंतरिक युद्ध की तरह देखता है। और ये सोच निकोलो मैकियावेली के दर्शन पर आधारित है। तो चलिए इस बिल्कुल अलग और शायद थोड़ी क्रूर दुनिया में उतरते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मैकियावेली के लिए अनुशासन कोई अच्छी आदत या मतलब कोई नैतिक गुण नहीं था। अच्छा। ये अस्तित्व की लड़ाई थी, शक्ति हासिल करने और उसे बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति। हाँ। उनका मूल विचार बहुत सीधा और क्रूर है। या तो आप एक राजकुमार की तरह अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने आलस पर शासन करते हैं, या फिर आपकी यही कमजोरियां आपको अंदर से खोखला करके कुचल देंगी। वाह। या इस बारे में है कि कोई और चीज या कोई बाहरी हालात हम पे काबू पाए, उससे पहले हम खुद पे काबू कैसे पाएं। स्रोत में जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो यही थी कि अनुशासन का मतलब हर सुबह प्रेरणा से भरपूर होकर जागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक लड़ाई है जो हर दिन हर पल खुद से लड़ी जाती है। सही। स्रोत में एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश की गई है कि ज्यादातर लोग सड़ते हुए शहरों की तरह जीते हैं। हाँ, मतलब ऐसे शहर जिन पर कोई शासन नहीं है, जहाँ अराजकता है और जिन पर उनकी ही अनियंत्रित इच्छाओं और भावनाओं का कब्जा है। बिल्कुल। और साफ कहा गया है कि इस तरह के रणनीतिक अनुशासन के बिना ना तो आजादी मिल सकती है, ना शक्ति और ना ही कोई जीत। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि मैकियावेली बाहरी दुनिया की व्यवस्था और इंसान की भीतरी व्यवस्था को एक ही सिक्के के दो पहलू मानती थी। अच्छा, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं? पूरी तरह से। उनके लिए एक राज्य कितना स्थिर है या एक सरकार कितनी मजबूत है, ये असल में उस शासक के आंतरिक अनुशासन का ही आईना है। एक अनुशासनहीन राजकुमार या आज के दौर में कहें तो एक अनुशासनहीन व्यक्ति अपने किसी भी बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक खुद के लिए होता है। खुद के लिए? हाँ, क्योंकि उसका पतन किसी हमले से नहीं होगा, बल्कि उन भीतरी कमियों से होगा जिन्हें उसने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। और ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं है? नहीं, ये हर उस इंसान के लिए सच है जो अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहता है, न कि हालातों का गुलाम। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि जब भी हम अपनी भावनाओं, अपने डर या अपने आलस के आधार पर कोई फैसला लेते हैं, तो हम असल में अपने आंतरिक दुश्मन को जीतने दे रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी सत्ता उसे सौंप रहे हैं। स्रोत में एक बहुत ही दमदार रूपक का इस्तेमाल किया गया है। एक अनुशासनहीन मन एक ऐसी सेना की तरह है जिसे ट्रेनिंग नहीं दी गई और वो लड़ाई के मैदान में सीधे अपनी तबाही की ओर बढ़ रही है। हाँ। स्रोत से एक लाइन है, एक बुद्धिमान कप्तान के आदेशों का पालन अनुशासनहीन सैनिक नहीं करते। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अगर हमारा मन उन अनुशासनहीन सैनिकों की तरह है, तो हमारे सचेत दिमाग यानी हमारे कप्तान के आदेशों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब हम सोचते कुछ हैं पर करते कुछ और हैं। हाँ, हम नए साल पर बड़े बड़े संकल्प ले सकते हैं, बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी अचानक उठने वाली इच्छाओं को हुक्म मानने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो पहली मुश्किल आते ही वे हमारा साथ छोड़ देंगे, विद्रोह कर देंगे। अच्छा। यहीं से अपनी ही जड़ें काटने वाली आदतें शुरू होती हैं, जिसे हम सेल्फ सैबोटाज भी कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम अक्सर प्रतिभा की कमी से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी की वजह से हारते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ, कहिए। एक अनुशासित सेना के 100 सैनिक 1000 की अनियंत्रित भीड़ पर भारी पड़ते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। उसी तरह कुछ गिने चुने प्रशिक्षित विचार हजारों उलझे हुए और बिखरे ख्यालों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। अरे वाह। तो असली ताकत विचारों की संख्या में नहीं, बल्कि उन पर हमारे नियंत्रण में है। Exactly. यह सोच आज की दुनिया से बिल्कुल उल्टी है ना? जहां हमें अपनी भावनाओं को सुनने और उन्हें हर हाल में सही मानने के लिए कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ मैकियावेली का एक और मशहूर विचार है जो भाग्य और व्यक्तिगत कौशल के बीच की लड़ाई को दिखाता है। वीरत्व और भाग्य। हाँ, वीरत्व और भाग्य। स्रोत में भाग्य को एक ऐसी उग्र नदी बताया गया है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। तो फिर इस विनाशकारी नदी का सामना कैसे किया जाए?
यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मैकियावेली का वीरत्व या वर्च्यू वो नैतिक गुण नहीं है जिसे हम आज सदाचार कहते हैं। मतलब ये दया या ईमानदारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्च्यू का मतलब है आंतरिक शक्ति, रणनीतिक बुद्धि और मुश्किल से मुश्किल हालात में टिके रहने की क्षमता। ओके। ये भाग्य की बाढ़ आने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि बाढ़ आने से बहुत पहले बांध और अवरोध बनाने का अनुशासन है। अच्छा। इसे ऐसे समझें, एक राजकुमार के लिए वर्च्यू का मतलब दयालु होना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि राज्य को बचाने के लिए कब क्रूर होना पड़ेगा। ये परिणाम आधारित शक्ति है, न कि भावना आधारित नैतिकता। तो महान लोग भाग्य के भरोसे नहीं बैठते? नहीं, स्रोत कहता है कि महान लोग भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। वे उसे चुनौती देते हैं, उसे अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश करते हैं। वो तैयारी करते हैं। हाँ, वे तब तैयारी करते हैं जब आसमान साफ होता है, जबकि बाकी लोग इस खुशफहमी में जीते हैं कि बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब भाग्य अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन वो अजीय नहीं है। सही। जो लोग सिर्फ किस्मत के सहारे रहते हैं वे पहली लहर में ही बह जाते हैं। और जो लोग वीरत्व का अभ्यास करते हैं, यानी अनुशासन और तैयारी से काम लेते हैं, वे उस बाढ़ को भी अपनी बनाई हुई नहरों में मोड़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की दुनिया में जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो उसका मतलब कुछ और ही लगता है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत इस बात पर बहुत तीखी टिप्पणी करता है कि कैसे आज की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने अनुशासन को एक मजाक बना दिया है। तरह तरह के एप्स, सुंदर प्लानर, रंगीन स्प्रेडशीट और मोटिवेशनल कोट्स को भद्दा मजाक कहा गया है। ये नजरिया इतना गलत क्यों है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो फर्क साफ है। क्या फर्क है? आज का अनुशासन भावनात्मक है। ये हमारे मूड पर, हमारी प्रेरणा पर, हमारे अच्छा महसूस करने पर निर्भर करता है। ये आराम चाहता है। हाँ। जबकि मैकियावेली का अनुशासन संरचनात्मक है। ये आपके मूड की परवाह नहीं करता। अच्छा। ये दर्द और तकलीफ को प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानता है। जैसे? सोचिए, मांसपेशियां कैसे बनती हैं? वजन उठाने के तनाव से। हीरे कैसे बनते हैं? जमीन के नीचे अत्यधिक दबाव से। सही बात है। मैकियावेली का तर्क था कि हमारा चरित्र और हमारी इच्छा शक्ति भी इसी नियम से मजबूत होती है। आराम हमें नरम और कमजोर बनाता है, जबकि जानबूझ पर चुना गया टकराव हमें मजबूत बनाता है। बिल्कुल। जो लोग काम करने के लिए सही मूड का इंतजार करते हैं, वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। तो ये एक तरह का मीठा धोखा है जो हम खुद को देते रहते हैं। हाँ। हम आराम खोजते हैं, जबकि असली विकास और अनुशासन की मांग है टकराव। खैर, ये तो ही सिद्धांत की बातें हैं। मौका एक ढांचा देता है। हाँ। चलिए अब इन पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो पहला कदम है निरंतर निगरानी। कांस्टेंट सर्वेलेंस। निगरानी। हाँ, इसका मतलब है हर दिन बिना किसी छूट के अपने विचारों और अपने व्यवहार की जासूसी करना। जासूसी। ठीक वैसे ही जैसे एक सेनापति लड़ाई से पहले दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखता है। यहाँ दुश्मन कोई और नहीं, हमारी अपनी कमजोरियां हैं। खुद से हर रोज पूछना कि कमजोरी कहाँ है, भावनाएं कहाँ पर तर्क पर हावी हो रही हैं। मतलब हर छोटी चीज पे नजर रखना। हाँ, आलस की एक छोटी सी आदत को भी एक मजबूत किले की दीवार में आई एक छोटी सी दरार की तरह देखना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी सल्तनत इन्हीं छोटी दरारों की वजह से ढह जाती है। ये सुनने में तो बहुत थका देने वाला और एक तरह से खुद पर शक करने जैसा लगता है। पागलपन कहते हैं? नहीं, उसे तो रणनीति कहते हैं। तो बस, आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। उसे बिना निगरानी के छोड़ देना खुदकुशी करने जैसा है। मतलब ये पैरानोया नहीं, यथार्थवाद है। बिल्कुल। मैकियावेली का मानना था कि इंसान स्वभाव से ही मौकापरस्त और आलसी होता है। उसे बिना निगरानी के छोड़ दिया तो वो हमेशा आसान रास्ता ही चुनेगा। ठीक है, तो पहला कदम है अपनी कमजोरियों पर एक जासूस की तरह नजर रखना। हाँ। लेकिन सिर्फ देखने से तो कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगला कदम इन कमजोरियों को काबू में लाने के लिए कोई युद्ध योजना बनाना होगा। बिल्कुल सही। दूसरा कदम है स्पष्ट रणनीति। क्लियर स्ट्रैटेजी। ओके। यानी एक ऐसी सख्त दिनचर्या बनाना जो रोजमर्रा के छोटे मोटे फैसले लेने की जरूरत को ही खत्म कर दे। फैसले लेने की जरूरत को खत्म कर दे। हाँ। स्रोत एक बहुत ही क्रूर सच बताता है। हमारा दिमाग अगर उसे विकल्प दिया जाए तो वो हमेशा सबसे आसान, सबसे आरामदायक रास्ता चुनेगा। हाँ, ये तो होता है। हर फैसले में हमारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। हर शक हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है। क्या मुझे आज जिम जाना चाहिए? हाँ, ये सवाल पूछते ही आधा युद्ध हार गए। बिल्कुल। इसलिए एक सख्त दिनचर्या बनाना कोई जेल नहीं है,
बल्कि असली आजादी है। इसमें उठने, काम करने, व्यायाम करने का एक तय समय होता है, जिसका पालन एक सैनिक की तरह किया जाता है। कोई आंतरिक बहस नहीं, कोई मोल भाव नहीं, काम बस किया जाता है। लेकिन क्या इस तरह की सख्त दिनचर्या हमारी रचनात्मकता और सहजता को खत्म नहीं कर देती? क्या ये हमें एक रोबोट नहीं बना देती? नहीं, ये तो बहुत आम गलतफहमी है। अच्छा। क्या एक महान पियानो वादक इसलिए महान है क्योंकि वो हर रोज कुछ भी बजाता है? नहीं, वो घंटों तक उबाऊ अभ्यासों को दोहराता है ताकि जब मंच पर हो तो वो आजादी से कुछ भी रच सके। सही बात है। अनुशासन रचनात्मकता का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका आधार है। वाह। एक सख्त दिनचर्या आपको छोटे मोटे फैसलों के जंजाल से आजाद करती है ताकि आप अपनी मानसिक ऊर्जा उन चीजों पर लगा सकें जो सच में मायने रखती हैं। तो असली आजादी ये तय करने में नहीं है कि नाश्ते में क्या खाएं। नहीं, बल्कि अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में है। हाँ, और दिनचर्या उस लक्ष्य तक पहुंचने का नक्शा है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो फैसले लेने की प्रक्रिया को ही हटा दिया जाए ताकि मन को हमें धोखा देने का मौका ही ना मिले। बिल्कुल। और अब तीसरा कदम, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा कठोर और विवादास्पद है। तीसरा और आखिरी कदम है कठोर सुदृढ़ीकरण, हार्श रीइंफोर्समेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी असफलताओं के लिए वास्तविक और दर्दनाक परिणाम तय करना। दर्दनाक? हाँ, असल दुनिया में हर काम का एक नतीजा होता है। युद्ध के मैदान में एक गलती का मतलब मौत हो सकता है। हमें अपने मन को यही सिखाना होगा कि अनुशासनहीनता कोई छोटा मोटा विकल्प नहीं है, बल्कि एक गंभीर विफलता है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। जैसे कि स्रोत में क्या उदाहरण है? स्रोत एक उदाहरण देता है, अगर आप अपनी दिनचर्या का पालन करने में फेल हो जाते हैं तो आपको किसी ऐसे संगठन को पैसे दान करने पड़ सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। एक मिनट, ये तो खुद को सजा देने जैसा हुआ। एक तरह से, हाँ। क्या ये विचार थोड़ा नकारात्मक और आत्मविनाशकारी नहीं लगता? क्या इससे अपराध बोध और शर्मिंदगी पैदा नहीं होगी जो शायद और ज्यादा नुकसान पहुंचाए? और मान लीजिए अगर मैं सुबह दौड़ने नहीं गया तो क्या मुझे अपने प्रतिद्वंदी के फुटबॉल टीम की जर्सी पहनकर एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी पड़ेगी? ये तो पक्का काम करेगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क समझिए। बताइए। दिमाग बहुत सीधा काम करता है, वो दर्द से बचता है और खुशी की ओर भागता है। सही। अगर अनुशासन तोड़ने का दर्द अनुशासन बनाए रखने के दर्द से ज्यादा बड़ा होगा तो दिमाग अपने आप सही रास्ता चुनेगा। अच्छा। ये अपराध बोध पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि दिमाग को ये सिखाने के लिए है कि कुछ नियम तोड़ने लायक नहीं होते हैं। तो शर्म और नुकसान का डर सिर्फ इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर प्रेरक होते हैं। मैकियावेली के लिए ये सब व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में नहीं था, ये सिर्फ इस बारे में था कि क्या काम करता है। और दर्द काम करता है? हाँ, दर्द काम करता है। तो ये खुद के साथ एक युद्ध छेड़ने जैसा है, जिसमें कोई दया नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ रणनीति और परिणाम है। बिल्कुल। इन सब बातों का सार यही निकलता है कि अपनी जिंदगी पर शासन करना एक राज्य पर शासन करने जैसा है। या तो आप राजकुमार हैं जो हर चीज को नियंत्रण में रखता है, या फिर आप अपनी ही इच्छाओं और आदतों के कैदी हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं। कोई नहीं। स्रोत हमें आखिर में यही चेतावनी देता है कि जो सही समय या सही मूड का इंतजार करता है वो दुर्भाग्य की पहली लहर में ही बह जाएगा। काम करने का समय हमेशा अभी होता है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। श्रोता हमें बाहरी अराजकता के खिलाफ एक आंतरिक किला बनाने के लिए कहता है, लेकिन तब क्या होता है जब सबसे बड़ा खतरा दुर्भाग्य की अचानक आई बाढ़ नहीं, बल्कि भीतर से धीरे धीरे होता क्षय हो? मतलब वो छोटा मोटा आलस, वे छोटे मोटे बहाने जिन्हें हम सहना सीख गए हैं। हम अपने अनुशासन में किन छोटे समझौतों को ये सोचकर नजरअंदाज कर रहे हैं कि वे हानि रहित हैं, जबकि असल में वही वे छोटी दरारें हैं जो एक दिन पूरे किले की दीवारों को गिरा देंगी। बिल्कुल।